नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की NCERT का अध्याय 6 ऊतक मतलब टिश्यू इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं यदि आप कक्षा 9 में हो दोस्तों तो उसके हिसाब से भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, पहले क्या होता था NCERT जो है दोस्तों CBSE बोर्ड में चलता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है जो MP बोर्ड का होता है उसमें भी NCERT की बुक चलने लगी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर NCERT की किताब कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई छोटे भाई बहन होंगे जो MP बोर्ड से पढ़ रहे होंगे तो MP बोर्ड में भी आजकल NCERT का सिलेबस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम NCERT की बुक कहाँ से पढ़ें। ठीक है, आप उनकी किताब उठाइए, आपको कक्षा 9 की अध्याय 6 में ऊतक नाम का टॉपिक मिल जाएगा। आप उससे टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो को जाकर देख लें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिकाओं का समूह कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। ठीक है, अंग, शरीर, कोशिकांग या ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जो ऊतक होता है ना वो कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, और इसमें कोशिकाओं की संरचना और जो कार्य होते हैं वो एक समान होते हैं। किसमें? ऊतक में। ऊतक जो होता है दोस्तों इसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं और ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए, कोशिका जो है दोस्तों जीवन की मौलिक इकाई होती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे इसको, चैप्टर 5 में। ठीक है, तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है, याद रखना, कोशिका से मिलकर कोशिकाओं के समूह को कहते हैं हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो ऊतक तंत्र बन जाएंगे। ठीक है, ऊतक तंत्र मिल जाएंगे। ठीक, ऊतक तंत्र मिलेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग बनेगा। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो याद रखना, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्टोलॉजी या जूलॉजी। तो याद रखना दोस्तों, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और यदि कभी हिंदी में लिखकर आ गया औतकी या औतकी, ठीक है, भौतिकी नहीं, औतकी। ठीक है, बाकी जगह में आ लगाना है, तो औतकी इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या औतकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? देखिए दोस्तों, कई जगह आपको ये ऊतक जो लिखा मिल रहा है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप उसको ये मान के चलना। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है वो। ठीक, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? तो याद रखना दोस्तों, पौधों की लंबाई में वृद्धि जो होती है वो होती है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण। किसके कारण? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। और याद रखना दोस्तों, ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों ये पौधा है। ठीक है, तो पौधों की जड़ यहाँ वृद्धि होती है ना वहां पर, और जड़ नीचे जाती है तो उसके भाग में, और ऊपर वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक पाए जाते हैं, और ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो याद रखना, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण होती है। इसे वृद्धि विभज्योतक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलय बनते हैं? ठीक है, पौधों का तना होता है दोस्तों, तो आपने देखा वार्षिक बलय बनते हैं जिससे हम उसकी आयु की गणना करते हैं। तो किस ऊतक के कारण बनते हैं? तो याद रखना उसका नाम है पार्श्व विभज्योतक। क्या? पार्श्व विभज्योतक, या इसे हम कहते हैं कैम्बियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम भी कहते हैं। पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम भी कहते हैं। और ये जो ऊतक होता है दोस्तों तने की परिधि में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? तना जो होता है पौधों का, उसकी तना जो होता है दोस्तों उसके तने में वृद्धि करता है। हमने शीर्षस्थ विभज्योतक देखा था, वो लंबाई में वृद्धि करता है। और जो पार्श्व विभज्योतक है दोस्तों ये किसमें वृद्धि करता है? तने की मोटाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों पार्श्व विभज्योतक, और पार्श्व विभज्योतक को क्या कहा जाता है? कैम्बियम कहा जाता है। तो याद रखना, पार्श्व विभज्योतक को ही कैम्बियम कहा जाता है। और पौधों में जड़ और तने की मोटाई जो होती है वो कैम्बियम ऊतक के कारण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो याद रखना दोस्तों, नारियल का रेशा जो बना होता है दृढ़ ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? दृढ़ ऊतक का बना होता है। किसका? दृढ़ ऊतक का बना होता है। इसको दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी याद रखना, स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। ये स्थायी ऊतक का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम और फिलोएम इस प्रकार के ऊतक हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपने कई बार देखे होंगे यदि आप पढ़ते होंगे तो जाइलम और फिलोएम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, जाइलम और फिलोएम क्या होते हैं? ये संवहन ऊतक होते हैं। कैसे ऊतक होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं। इनसे क्या होता है? जल और खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। क्या होता है? जल का, खनिज पदार्थों का और लवणों का क्या होता है? संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फिलोएम का भाग है? क्वेश्चन पूछा दोस्तों, कौन फिलोएम का भाग है? ठीक है, मतलब इनमें से एक भाग है और बाकी 3 भाग नहीं है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, फिलोएम का भाग कौन सा है? चालनी नलिका फिलोएम का भाग होता है। ठीक है, बाकी ट्रैकिड और वाहिका जो होते हैं वो फिलोएम का भाग नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक, जब आप डिटेल में पढ़ोगे दोस्तों तब जाके आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जाइलम में उपस्थित जीविका कोशिका कौन सी होती है? जाइलम मृदुतक होती है। कौन सी होती है? जाइलम मृदुतक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकिड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिड्स जो होते हैं दोस्तों वो जाइलम में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? जाइलम में उपस्थित होते हैं। अभी आगे और डिटेल बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। अभी आप इतना ही जान लो कि ट्रैकिड्स जो होते हैं वो जाइलम में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? अब जाइलम बार बार आ रहा दोस्तों, जाइलम के भागों को देख लेते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्यनिका। क्या होता है? बाह्यनिका। ठीक, बाह्यनिका। ठीक है, दूसरा होता है वाहिका। ठीक है, वाहिका। एक हो गया बाह्यनिका, दूसरा होगा वाहिका, तीसरा होता है जाइलम पेरेनकाइटम। ठीक है, जाइलम पेरेन। ठीक है, जाइलम पेरेनकाइमस। ठीक है, और एक होता है जाइलम फाइबर। ठीक, तो 4 भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जाइलम का भाग कौन सा नहीं है? चालनी नलिका नहीं है। क्या है? चालनी नलिका, ये फिलोएम का भाग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो याद रखना दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त कोशिका है? तो याद रखना दोस्तों, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट, ये तीनों कौन है? रक्त कोशिका है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो याद रखना दोस्तों, एडिपोज ऊतक के कारण। किसके कारण होता है? एडिपोज ऊतक के कारण दोस्तों जंतु के शरीर का हो जाता है, मोटा हो जाता है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, रेशेदार ऊतक को कहा जाता है लिगामेंट ऊतक। क्या कहा जाता है? लिगामेंट ऊतक कहा जाता है। पौधे में फिलोएम का कार्य क्या है? तो पौधे में फिलोएम का कार्य होता है दोस्तों आहार का परिवर्तन। ठीक है, आहार मतलब फूड, एप से फिलोएम और एप से फूड। ठीक है, तो आहार का परिवहन कौन करता है? फिलोएम करता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जब हमें चोट लग जाती है तो वो रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? थ्रोम्बोसाइट के कारण जमता है। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का विनिमय होता है रंध्रों के द्वारा, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। किस ऊतक के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि किस ऊतक से मिट्टी से जल और लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? तो ये होता है जाइलम, जहाँ से जल, मिट्टी से जैसे जाइलम और जैसे जल। ठीक है, तो जल किससे जाता है? जाइलम से जाता है। और फूड किससे जाता है? आहार फिलोएम से जाता है। संदेशों का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किस ऊतक के द्वारा होता है? तो याद रखना दोस्तों, जो संदेशों का चालन होता है किसके कारण होता है? याद रखना, संदेशों का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संदेशों का चालन। क्या? संदेशों का चालन जो होता है
वो एक भाग से दूसरे भाग तक किस ऊतक के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना ये होता है तंत्रिका, ठीक। तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, उससे हमें क्या होता है, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। तो याद रखना सुबेरिन, ठीक है। ये क्वेश्चन सब याद करने वाले दोस्तों, ठीक। यहाँ समझाने लायक कुछ बचता नहीं है, ठीक है। यदि आप डिटेल पढ़ोगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो कार्क में जमाव किसके कारण होता है, सुबेरिन के कारण होता है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उनको याद रखना। मस्तिष्क में स्थित ऊतक न्यूरॉन होता है। तरल आधात्रित सहित संयोजक ऊतक क्या होता है, रक्त होता है। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसे एडिपोज ऊतक कहा जाता है। ऊतक जो पौधे में भोजन का संचरण करते हैं फ्लोएम, और जो जल का संचरण करते हैं वो जाइलम। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों का अस्थित्व जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर निर्माण करता है उसे सल्की एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है उसे पेशी ऊतक कहते हैं। और न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तो याद रखना छोटे पौधे जैसा लगता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, ठीक है। मैं इसकी आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप एमसीक्यू लगा लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज थोड़ा समय कम था मेरे पास, इसलिए मैंने बहुत फास्ट वीडियो बनाया है। और यदि आप कहोगे दोस्तों तो मैं पहले टॉपिक को पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं। वैसे आप चाहोगे तो मैं टॉपिक को पहले पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एमसीक्यू सॉल्व कराइए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जब तक आप टॉपिक को नहीं पढ़ोगे आपको स्पष्ट तरीके से क्या होगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज समय कम था इसलिए थोड़ा मैंने क्वेश्चन के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दे पाया, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो से कोशिश करूंगा कि आपको पूरा उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो समझाऊं। और आप बोलोगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पहले मैं आपको डिटेल पढ़ाऊं उसके बाद एमसीक्यू कराऊं, या फिर आप चाहते हैं तो सिर्फ एमसीक्यू, तो मैं सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करा सकता हूं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करना, और यदि पसंद नहीं भी आया होगा तो लाइक कर देना, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों लाइक से, ठीक है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।